वेल स्टूडेंट्स, आप लोगों का सरफेस केमिस्ट्री में एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन यानी फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन का प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन का प्रॉपर्टीज क्या है। इन सबों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। लिखेंगे properties of physical adsorption। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात कर लिया आज क्या प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। उसमें सबसे पहला बात हम लोग करना है क्या, द मोलर एंथैल्पी। द मोलर एंथैल्पी ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन are lesser due to formation of weak van der Waal forces। चलिए स्टूडेंट, पहला कंडीशन ये आ गया आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन में कि वीक। देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या क्या होता है कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वाटर वॉल फोर्सेज का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण उनमें से जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसके द्वारा जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर रिलीज किया जाएगा तो टेम्परेचर रिलीज करने के कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए उनका जो मोलर एंथैल्पी होता है वो बहुत कम होता है। तो चलिए स्टूडेंट पहले बात कर लेते हैं मोलर एंथैल्पी के बारे में। मोलर एंथैल्पी क्या होगा, चलिए स्टूडेंट इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मान लिया जाए आपके पास एक सॉलिड सरफेस है और इस सॉलिड सरफेस पे अगर 1 मोल, ऐसे हम लोग लिखेंगे 1 मोल एडजॉर्ब्ड हो रहा है, यानी कि 1 मोल एडजॉर्बेट इसके सतह पर एडजॉर्ब हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर अगर हम लोग बात करें कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वह 1 मोल अगर सॉलिड के सरफेस पे स्टिक करते हैं, एडजॉर्ब होते हैं, तो उनके एडजॉर्ब होने पे जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे मोलर एंथैल्पी। तो चलिए यहाँ पे नोट करते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट of energy released in the adsorption of 1 mole adsorbate on the surface of 1 mole adsorbate on the surface of adsorbent are called molar enthalpy, मतलब कि मोलर एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया कि 1 मोल अगर कोई सब्सटेंस गैसेस मॉलिक्यूल हो चाहे तो लिक्विड मॉलिक्यूल हो, वह अगर चिपकता है सॉलिड सरफेस के ऊपर और उसके चिपकने के कारण जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर एंथैल्पी कहेंगे। बात हम लोग क्या कर रहे थे कि मोलर एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो बहुत ही मिनिमम होता है, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्प्शन जो होता है उसमें वीक वान डेर वाल फोर्सेज का फॉर्मेशन होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग नोट कर लिए स्टूडेंट कि इसका जो एडजॉर्प्शन का रेट है वो बहुत ही कम होता है। दूसरी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है इसमें यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है कि हीट रिलीज होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बाद एक बात और ध्यान आया स्टूडेंट कि दिस इज अ
रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सॉलिड सरफेस पे ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, और जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये इससे अलग भी हो सकते हैं। तो जुड़ना और चिपकना और हटना, ये दोनों प्रक्रियाएं यहाँ पे एक समान रूप से होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। या एक कैसा प्रोसेस है स्टूडेंट, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो गई। अब आगे बात हम लोग कर ले फोर्थ में, कि यहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस में एक टर्म आता है जिसको कहते हैं डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन ये क्या होता है स्टूडेंट, तो जैसे डिजॉर्प्शन होता है उसी का रेसिप्रोकल डिजॉर्प्शन होता है, यानी कि चिपकने के प्रोसेस को एडजॉर्प्शन कहते हैं और हटने के प्रोसेस को डिजॉर्प्शन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्ब्ड material eliminate from the surface of adsorbent are called desorption। ध्यान रखिएगा, डिजॉर्प्शन अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है कि वैसा प्रोसेस जिसमें कि एडजॉर्बेट यानी कि चिपकने वाला मॉलिक्यूल फिर से हट जाता है सॉलिड सरफेस से, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिजॉर्प्शन का प्रोसेस कहते हैं। तो ये तो हो गया डिजॉर्प्शन का प्रोसेस। अब नेक्स्ट में फोर्थ में हम लोग आते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा। मान लीजिए कि आपका एडजॉर्प्शन हो रहा है और उस एडजॉर्प्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा कि यहाँ पर डिजॉर्प्शन का रेट इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि एडजॉर्प्शन का रेट डिक्रीज करेगा और डिजॉर्प्शन का रेट इंक्रीज करेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं स्टूडेंट कि टेम्परेचर बढ़ाने पे फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है या डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो हम लोग क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन आर डिक्रीजेज while the rate of desorption are increases। ध्यान रखना है स्टूडेंट कि रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये तो बातें हो गई किसके, टेम्परेचर के बारे में। अब बातें कर लेते हैं प्रेशर के बारे में। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाइएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है एडजॉर्बेंट के वो ज्यादा नजदीक जाएंगे सॉलिड मटेरियल के, और उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग pressure the rate of adsorption increases। ध्यान रखना स्टूडेंट, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एडजॉर्प्शन का जो रेट है वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए 6 में बात करते हैं, दिस इज अ मल्टी लेयर फेनोमेना। फिजिकल एडजॉर्प्शन इज अ मल्टी लेयर्ड फेनोमेना। चलिए लिख लेते हैं फिर हम समझाते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन इज अ मल्टी लेयर्ड फेनोमेना। मल्टी लेयर फेनोमेना क्या है स्टूडेंट, कि जैसे ध्यान दीजिए यहीं पर ये जो स्टिकिंग हो रहा है, तो अब क्या होगा कि इसके ऊपर एक और लेयर बन जाएगा, फिर इसके ऊपर एक और लेयर बन जाएगा, मतलब कि मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन का प्रोसेस परफॉर्म होगा, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल लेयर बाय लेयर सॉलिड सरफेस पे चिपकते जाएंगे। इसलिए इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है, मल्टी लेयर्ड फेनोमेना कहा जाता है।
ये तो बातें होंगी मल्टी लेयर्ड फिनोमेना के बारे में। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो बात कर लेते हैं गैसियस सब्सटेंस के बारे में, जो कि क्या करते हैं कि वैसे सब्सटेंस जो कि इजीली लिक्विफाइबल हैं वो आसानी से क्या हो सकते हैं, स्टिक हो सकते हैं, जबकि वैसे सब्सटेंस जो इजीली लिक्विफाइबल नहीं होते हैं वो आसानी से स्टिक नहीं हो सकते। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में। और आपको पता ही है कि केमिकल एब्जॉर्प्शन में चिपकने वाले मॉलिक्यूल और चिपकाने वाले पदार्थ दोनों, यानी एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यही वजह है स्टूडेंट कि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के कारण ही जो मोलर एंथैल्पी का वैल्यू होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन में वो मैक्सिमम होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मोलर एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में मोलर एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 400 किलो जूल मोल के बीच में होता है। तो चलिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग स्टूडेंट कि द वैल्यू ऑफ मोलर एंथैल्पी, the value of molar enthalpy in chemical absorption are greater, that is approx 40 to 400 kilojoule per mole, while in physical adsorption the value of molar enthalpy is approx 40 किलो जूल पर मोल। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मोलर एंथैल्पी का वैल्यू जो होगा वो 40 किलो जूल पर मोल होगा, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में मोलर एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है वो 40 to 400 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। पहला तो ये कंडीशन हो गया स्टूडेंट केमिकल एब्जॉर्प्शन का। दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, बट ध्यान रखिएगा ये एक इरिवर्सिबल फिनोमेना है। क्यों स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले नोट करते हैं फिर हम आपको समझाते हैं कि दिस इज एन इरिवर्सिबल फिनोमेना। यह एक इरिवर्सिबल फिनोमेना है। तो कैसे, ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि मान लीजिए आप पे एक सॉलिड सरफेस मेटल है और मेटल के ऊपर अगर हाइड्रोजन आकर इस तरह से जुड़ता है तो हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, ये हाइड्राइड बना सकते हैं, और जब ये हाइड्राइड बना लेंगे तब ये एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। अतः इसके कारण क्या होता है कि ये एक रिवर्सिबल फिनोमेना है, एक बार जोड़ने के बाद ये दोबारा यहाँ से हट नहीं सकते हैं। किसके कारण, तो लिखेंगे दिस इज एन इरिवर्सिबल फिनोमेना ड्यू टू फॉर्मेशन of a strong chemical bond। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के कारण क्या हो गया कि यह एक इरिवर्सिबल फिनोमेना हो गया। चलिए तीसरी बात कर लेते हैं स्टूडेंट, ये एक बात कर लेते हैं, दिस इज यूनिमोलिकुलर लेयर्ड, या फिर ऐसे यूनिलेयर्ड, दिस इज यूनिलेयर्ड फेनोमेना।
मतलब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक बार जब ये एक लेयर केमिकल बॉन्ड से जुड़ गया तो दूसरा यहाँ पर कोई भी केमिकल बॉन्ड से दूसरा मॉलिक्यूल नहीं जुड़ सकता है। इसलिए केमिकल ये एडजॉर्प्शन में ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक ही लेयर का फॉर्मेशन होगा, एडजॉर्प्शन में एक लेयर से ज्यादा फॉर्मेशन नहीं होगा। चौथी बात कर लेते हैं हम लोग क्या स्टूडेंट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर ऐसे लिखिए the adsorption rate maximum, the adsorption rate are maximum, the adsorption rate are maximum at fixed temperature, fixed temperature, while on increasing temperature the rate of adsorption, the rate of adsorption are decreases। तो एक निश्चित तापमान पे क्या होता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन का रेट जो है वो मैक्सिमम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एडजॉर्प्शन का रेट क्या होता चला जाता है, घटता चला जाता है। जबकि अगली बात अगर कर ले हम लोग क्या कि यहाँ पे ऑन इंक्रीजिंग on increasing pressure the rate of adsorption are increases। ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एडजॉर्प्शन का रेट घटेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे एडजॉर्प्शन का रेट इंक्रीज होगा। और यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि इनिशियली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the rate of adsorption increases, while after taking some time on increasing temperature, further increasing temperature the rate of adsorption decreases। कहने का मतलब क्या हुआ कि शुरू में क्या होगा स्टूडेंट कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स बॉन्ड इजीली बना पाएंगे सॉलिड सरफेस पे, इसलिए उनका एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा और अगर फर्दर इंक्रीज करता गया टेम्परेचर तो उसके बाद क्या होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन का रेट डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट, क्या लिख सकते हैं कि इनिशियली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the rate of adsorption increases। इसलिए स्टूडेंट कभी कभी पूछा जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फिजिकल एडजॉर्प्शन बढ़ेगा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन घटेगा। तो और भी ध्यान रखना है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने पे हमेशा घटेगा, बट केमिकल एडजॉर्प्शन में कहा जाता है कि इनिशियली जब टेम्परेचर बढ़ता है तो केमिकल एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ता है। लेकिन फिर क्या लिखेंगे, फर्दर इंक्रीजिंग टेम्परेचर the rate of adsorption decreases। चलिए स्टूडेंट, तो ये कुछ प्रॉपर्टी जो हो गया केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में, तो आप लोग केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में नोट डाउन कीजिए। उसके आगे हम लोग अब बात कर लेंगे कि आगे मतलब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का एडजॉर्प्शन रेट किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी सॉल्यूशन में
सॉल्यूट का जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। इससे हम लोग यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन आर डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर। पहला तो हम लोग लिख लेंगे concentration ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, concentration ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि concentration ऑफ सॉल्यूशन, concentration या फिर concentration की जगह पे हम लिखें द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द amount of solute in the solution, the amount of solute in the solution affect the adsorption rate, affect the adsorption rate। फिर लिखेंगे यहाँ पे ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ पे लिखिए ऑन इंक्रीजिंग द concentration ऑफ द सॉल्यूशन, concentration ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोग क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट, ऑन इंक्रीजिंग द concentration ऑफ द सॉल्यूशन द adsorption rate, adsorption rate increases। मतलब कि जैसे जैसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ता चला जाएगा। जैसे देखिए स्टूडेंट, ये मान लिया जाए आपके पास एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए कि मान लिया जाए कि यहाँ पे आपने 100 मॉलिक्यूल H2 गैस लिया है और यहाँ पे भी आपने क्या किया है 1000 मॉलिक्यूल H2 गैस लिया है। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें कंसंट्रेशन हाइड्रोजन गैस का है, इसमें ज्यादा है, किसमें बी में, और ए में हाइड्रोजन गैस का कंसंट्रेशन कम है। और आप इसमें क्या कर रहे हैं कि 1 ग्राम एक्टिवेटेड, ऐसे लिखिए 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल इसमें डाला है और इसमें आपने डाला है 1 ग्राम। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल। तो इसमें भी 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल डाला, इसमें भी 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल डाला। तो इसमें देखिए अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो कम जुड़ेंगे और यहाँ पे एडजॉर्प्शन का रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है स्टूडेंट, तो एडजॉर्प्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो एडजॉर्प्शन का भी रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो पहला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हो गया। दूसरा सरफेस एरिया, एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट किसी भी सॉलिड सरफेस का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट इज डायरेक्टली proportional to the surface area of adsorbent is directly proportional to the adsorption। तो एडजॉर्प्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैसे स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझिएगा कि मान लिया जाए आपके पास दो कंटेनर हैं, इन दो कंटेनर में इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। इसमें आप मान के चलिए 1 मोलर आपके पास क्या है, 1 मोलर अगर आप मान के चलिए तो CO2 गैस है और इसमें भी 1 मोलर CO2 गैस है, यानी दोनों का कंसंट्रेशन सेम है स्टूडेंट। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल, 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल यहाँ पे लिया गया है कुछ इस तरह से स्टूडेंट, और यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्टिवेटेड चारकोल लिया गया।
ये भी कितना है 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल। तो दोनों में कॉन्सेंट्रेशन सेम है, एक्टिवेटेड चारकोल का अमाउंट सेम है, बट ध्यान दीजिए इसके सरफेस एरिया पे इस तरह से हाइड्रोजन गैस स्टिक करेगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बट देखिए इसका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है। कैसे? तो देखिए कैसे कैसे इस पे स्टिक करेगा। सब जगह पे जितना भी आप उभार देख रहे हैं, जितना भी रफ सरफेस देख रहे हैं, सब पे जाके हाइड्रोजन गैस स्टिक करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे इसका सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस पे क्या होता चला जा रहा है, तो इस पे एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ता जा रहा है। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन यहाँ पे अगर लिखें रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या ध्यान दीजिएगा, तो B इज ऑलवेज ग्रेटर देन A। क्यों? क्योंकि B का सरफेस एरिया ज्यादा है और A का सरफेस एरिया कम है। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं सो फॉर इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन रेट द सॉलिड मटेरियल are taken as powdered form। मतलब क्या हो गया स्टूडेंट कि अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल को या फिर किसी भी एडजॉर्बेंट को आप लेना चाहते हैं, किसी को ज्यादा से ज्यादा एडजॉर्प्शन करवाना चाहते हैं, तो आप एडजॉर्बेंट को सॉलिड मटेरियल को किस फॉर्म में ले लें, पाउडर के फॉर्म में ले लें, तो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और जब सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा तो एडजॉर्प्शन का रेट भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद हम लोग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात कर लेते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशनशिप है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एडजॉर्ब्ड होने का। मतलब कि किसी भी गैसियस सब्सटेंस के या फिर किसी भी गैस का एडजॉर्प्शन का रेट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैसियस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। तो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस। इसी के बारे में हम लोग किसके लिए बात करेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग द अमाउंट ऑफ गैस, इसको एम से डिनोट कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड आर डिपेंड्स ऑन, हम लोग क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ गैस एम एडजॉर्ब्ड आर डिपेंड्स ऑन द pressure and temperature, the pressure and temperature of the gas। यानी गैस के टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट में गैस जो है वो डिपॉजिट मतलब एडजॉर्ब होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ गैस एम एडजॉर्ब्ड आर डायरेक्टली या एडजॉर्ब्ड आर डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान रखिएगा कि अमाउंट ऑफ गैस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम इक्वल टू यहाँ पे एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो लिखिएगा यहाँ पे वेयर एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेयर एम इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हो गया, T इक्वल टू टेम्परेचर एंड P इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस का टेम्परेचर और प्रेशर। ये हो गया आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये
इसकी बातें करते हैं। अब देखिए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का कहना है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करने पर अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्प्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर, यानी प्रेशर इंक्रीज करेगा तो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब इंक्रीज करेगा और प्रेशर डिक्रीज करेगा तो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन कि द अमाउंट ऑफ गैस, या फिर यहाँ पे लिखते हैं द अमाउंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे लिखिएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the amount of gas absorbed are depends on amount of pressure of gas। तो क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर। दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहेंगे। अब देखिए पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड एंड प्रेशर देन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये एक आपका क्या हो गया कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे आप क्या ले लीजिए, प्रेशर को ले लीजिए, वाई एक्सिस पे अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब ले लीजिए और T इक्वल टू 0 ले लीजिए, यहाँ पे T इक्वल टू कांस्टेंट ले लीजिए। T इक्वल टू क्या कांस्टेंट ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, हम लोग 3 कंडीशन ले रहे हैं और तीनों कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ गैस, या फिर ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए स्ट्रेट लाइन फिनोमेना। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड और प्रेशर के बीच में अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें तो वो क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड एंड प्रेशर देन इट गेट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब तो ये हो गया स्टूडेंट किसके बारे में, कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में। दूसरा बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure when we draw a graph between at constant pressure when we draw a graph between temperature and amount of substance deposited, या amount of substance absorbed is on increasing temperature absorption rate decreases
एंड वाइस वर्सा। तो क्या हो गया स्टूडेंट, ये देखिए आप यहाँ पे एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपका अमाउंट है और वाई एक्सिस पे आपका क्या है, टेम्परेचर है, और प्रेशर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट कि हम इस तरह से 3 टाइप ऑफ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम बात करें कि टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस है तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा। टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कमेगा, और टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एट कांस्टेंट प्रेशर पे अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता चला जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब इसको नोट कीजिए एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को। इसके बाद हम लोग फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं आपको फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। 1909 सेंचुरी में फ्रेंडलिक ने एक इक्वेशन दिया और उस इक्वेशन के आधार पर इन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि गैसियस सब्सटेंस का या फिर किसी भी एडजॉर्बेंट का एड्जॉर्प्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसलिए इसका नाम दिया गया फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखते हैं, इन 1909 सेंचुरी, in 1909 century Freundlich gives an equation for the rate of adsorption in 1909 century. Freundlich gives an equation for the rate of adsorption of adsorbate and amount of adsorbent or pressure. So XYM is equal to K into P to the power n। ये इनका इक्वेशन था, जहाँ पे यहाँ इन्होंने कहा वेयर X is equal to amount of adsorbate, M था क्या, amount of adsorbent, और P क्या था स्टूडेंट, यहाँ प्रेशर ऑफ गैस, और यहाँ पे K and M are constant where n is less than unity। ध्यान दीजिए स्टूडेंट। तो इस तरह से एड्जॉर्बेट के अमाउंट और एड्जॉर्बेंट के अमाउंट के साथ इन्होंने प्रेशर का एक इक्वेशन बनाया, एक थ्योरम दिया, और उसमें इन्होंने कहा कि अगर हम अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट और अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट का रेशियो की बात करें तो उसका जो रेशियो होगा वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे XYM भी बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर घटाते जाएंगे वैसे XYM का वैल्यू घटता चला जाएगा। तो पहला हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम लोग लॉग ले लें स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, लॉग XYM is equal to log K plus n log P। ये हो गया हमारा क्या स्टूडेंट, इसका लॉग लेने के बाद फ्रेंडलिक आइसोथर्म हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये हो गया स्टूडेंट फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की बातें। अब हम लोग पहला कंडीशन लेंगे, एट
लेस टेम्परेचर, लेस प्रेशर एट, हम लोग ऐसा करेंगे, एट मिनिमम प्रेशर, एट मिनिमम प्रेशर द ग्राफ बिटवीन x, y, m are a straight line. स्ट्रेट लाइन, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करें तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये प्रेशर कितना, मिनिमम प्रेशर, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई एम का वैल्यू, तो वो क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए सेकंड कंडीशन, ऑन इंक्रीजिंग या फिर और एट मैक्सिमम प्रेशर द ग्राफ बिटवीन एक्स वाई एम एंड पी आर डिक्रीज्ड कर्व, डिक्रीज्ड कर्व। कैसे होगा स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे ग्राफ आप एक एक्सिस पे प्रेशर लेंगे, कैसा प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, यानी प्रेशर जब आप बढ़ाएंगे तो एक्स वाई एम के बीच का जो ग्राफ आपको मिलेगा वो कैसे मिलेगा, वो स्ट्रेट लाइन जाते जाते ऐसे मुड़ जाएगा, यानी कर्व्ड ग्राफ। तो ये हो गया स्टूडेंट फ्रेंडली आइसोथर्म के बारे में। क्या याद रखना है, log x y m इक्वल टू log k प्लस n log p, जहाँ पे n और k क्या है, कांस्टेंट है, और p आपका प्रेशर है, और x है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, और m है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। तो स्टूडेंट ये हो गया फ्रेंडली आइसोथर्म। तो आज हम लोगों ने बात कर लिया फिजिकल एडजॉर्प्शन के प्रॉपर्टी, केमिकल एडजॉर्प्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में, हम लोगों ने आइसोथर्म एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात किया, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात किया। तो आई होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और इसको समझने में अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट।